नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमटेक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो हमने चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मन के हारे मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने मान लिया तो आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट वाला कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन एमटेक्स के। एमटेक्स बुक की एक खासियत है कि इसके अंदर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, वो प्रैक्टिकली बेसिस होते हैं, यानी प्रैक्टिकल अप्लाइड होते हैं क्वेश्चन होते हैं। इनका इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन बता था मैथ इज प्रिपेयरिंग the math is preparing the math is preparing to teach a prenatal class about fetal circulation. Which statement would be included in the teaching plan? Select all that apply. यानी आप नर्स हो, आपने प्रीनेटल क्लास को पढ़ाने के लिए तैयार करी है। किसके ऊपर? फीटल सर्कुलेशन को लेकर आप एक प्रीनेटल क्लास पढ़ाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आप अपनी टीचिंग प्लान के अंदर इंक्लूड करना चाहोगी या चाहेंगी? तो इसको सेलेक्ट ऑल करना है कि जो इस स्टेटमेंट के अंदर आप टीचिंग प्लान के अंदर जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। जो इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होता है या फीटल सर्कुलेशन के ऊपर अप्लाई होता है ना, उनको सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो पढ़ते हैं, सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हमारा। The ductus arteriosus allow blood to bypass the fetal lungs. The way second option बोला one vein carries oxygenated blood from the placenta to the fetus. थर्ड ऑप्शन बोल रहा है the normal fetal heartbeat range in 160 to 180 beats per minute in the pregnancy. फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है two arteries carry deoxygenated blood and the waste product away from the fetus to the placenta. लास्ट ऑप्शन बोल रहा है इस क्वेश्चन का टू वेन कैरीज ब्लड डेट इज हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द fetus टू द प्लेसेंटा। हमने पढ़ा था कि जो डक्टस आर्टरियोसस होता है ना, वो बाईपास होता है किसके बीच में? पल्मोनरी डक्टस आर्टरियोसस जो एक कनेक्शन होता है ना, वो होता है पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरीज और आर्टा के बीच में कनेक्शन होता है ना, वो लंग्स को बाईपास करता है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठ रहा है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं व्हेन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस। उस वेन का नाम होता है अम्बिलिकल वेन, शॉर्ट में लिखा हूं अम्बिलिकल वेन। एक ही वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है और फीटस तक पहुंचाती है वाया प्लेसेंटा। तो सेकंड ऑप्शन भी इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं द नॉर्मल फीटल हार्टबीट range is 160 to 180 beats per minute in a pregnancy। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन को शो कर रहा है। नॉर्मल हार्ट बीट रहती है फीटस की वो होती है 110 to 160 होती है, 110 to 160 बीट पर मिनट होती है। तो अगला ऑप्शन two arteries carry deoxygenated blood and waste product away from the fetus and टू द प्लेसेंटा। यानी फोर्थ ऑप्शन भी यही बोल रहा है कि दो आर्टरीज होती है, उसका नाम होता है अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करती है और फीटस से लेकर प्लेसेंटा को ले जाती है, यानी फीटस से अवे ले जाती है। उस आर्टरीज का नाम होता है अम्बिलिकल आर्टरीज, जो नंबर में 2 होती है। ये ऑप्शन भी करेक्ट बैठ रहा है फीटल सर्कुलेशन की को लेकर। लास्ट ऑप्शन बोला है the two vein carries blood that is high in carbon dioxide and other waste product away from the fetus to the placenta। ये वेन नहीं होगी, यहाँ पर आर्टरीज होगी, इसीलिए ऑप्शन भी गलत बैठता है इस क्वेश्चन के ऊपर। वेन ये ऑक्सीजनेट या कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी नहीं करती, जबकि वेन करती ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है, जबकि जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है ना वो कैरी करती है डिऑक्सीजनेट ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होता है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
The nursery instructor teach a group of students about fetal circulation and then ask a student to describe fetal circulation, specifically the ductus venosus. Which statement by the student indicates an understanding of the ductus venosus? यानी आप नर्सिंग इंस्पेक्टर हो, आप स्टूडेंट के ग्रुप को पढ़ा रहे हो किसके बारे में, फिटल सर्कुलेशन के बारे में, और आपने उनको पूछा कि बताइए फिटल सर्कुलेशन के बारे में बताइए आपने क्या समझा, जो मैंने समझाया वो आपने क्या समझा है, स्पेशली डक्टस वेनोसस को लेकर। यानी डक्टस वेनोसस के बारे में आपने स्टूडेंट को यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है उनको एक क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए कि डक्टस वेनोसस क्या होता है। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है स्टूडेंट के द्वारा जो इंडिकेट करता है कि उन्होंने डक्टस वेनोसस के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया यानी समझ लिया है। तो पढ़ते हैं हमारा ऑप्शन। पहला ऑप्शन बोलता है इट कनेक्ट्स द पल्मोनरी आर्टरी टू एओर्टा। सेकंड ऑप्शन बोलता है इट इज एन ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। ऑप्शन नंबर थर्ड बोलता है इट कनेक्ट्स द अम्बिलिकल वेन टू द इंफीरियर वेना केवा। और फोर्थ ऑप्शन बोलता है इट कनेक्ट्स द अम्बिलिकल आर्टरी टू इंफीरियर वेना केवा। तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में कनेक्शन होता है ना उसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। तो ये वेनोसस नहीं है, डक्टस आर्टरियोसस होती है। पहला ऑप्शन इसके अनुसार गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं इट इज एन ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, यानी उसको बोलते हैं हम फोरामिन ओवल। इसको शॉर्ट में लिखा हुआ फोरामिन ओवल। जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग होती है ना उसको बोलते हैं फोरामिन ओवल। हमने एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि डक्टस वेनोसस क्या है, स्टूडेंट बताइए कि डक्टस वेनोसस के बारे में आपने क्या समझा। तो उस स्टेटमेंट को हमको करेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर अगला पढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़ते हैं इट कनेक्ट द अम्बिलिकल वेन टू इंफीरियर वेना केवा। यानी कोई हम बोलते हैं डक्टस वेनोसस, यानी अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में जो कनेक्शन होता है ना उस कनेक्शन को हम बोलते हैं डक्टस वेनोसस। ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगला ऑप्शन भी पढ़ते हैं इट कनेक्ट द अम्बिलिकल वेन इट कनेक्ट्स द अम्बिलिकल आर्टरी टू इंफीरियर वेना केवा। ऐसा कोई होता नहीं है, अम्बिलिकल आर्टरी कनेक्ट नहीं करती इंफीरियर वेना केवा से, जबकि अम्बिलिकल वेन इंफीरियर वेना केवा से कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं डक्टस वेनोसस। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी जो एमपीएस का एक क्वेश्चन नहीं है, जबकि एक क्वेश्चन का मतलब है 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जो एमपीएस के सभी क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं ना वो प्रैक्टिकली बेसिस होते हैं, तो ध्यान से पढ़े और ध्यान से सॉल्व करें, अपने कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें। तो बने रहिए और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन आज का। A pregnant client tells the cleaning nurse that they want to know the sex of the baby as soon as it can be determined. The nurse plans to inform the client that they will be able to find out the sex at 16 weeks gestation because of which factor. यानी एक माता जी आई है और बीजी वाली भाभी जी आपके पास आई है, यानी क्लिनिक की आपके क्लिनिक पर आई और उन्होंने पूछा कि जो मेरे अंदर जो फौलाद की औलाद है बताइए उसका सेक्स क्या, लड़का है या लड़की। तो आप नर्स होने के नाते आपको कैसे फाइंड आउट करोगे कि 16 वीक की गेस्टेशन है, यानी कुछ महिला जो माता जी है ना और बीजी वाली भाभी जी है वो 16 वीक की प्रेगनेंसी के साथ आई है। और उन्होंने बोला आपसे कि बताइए कि मेरे अंदर जो फौलाद की औलाद है वो लड़का होगा या लड़की। तो आप ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके आधार पर आप बताओगे कि आपके अंदर जो लड़का है या लड़की। तो पढ़ते हैं ऑप्शन के ऊपर। पहला ऑप्शन बोलता है द अपीयरेंस ऑफ द फीटल एक्सटर्नल जेनिटलिया। सेकंड ऑप्शन है द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इन फीटल ग्रोइंग। ऑप्शन नंबर थर्ड बढ़ता है द फीटल टेस्टिस आर डिसेमिनेट इनटू द स्पोटल सेक। ऑप्शन नंबर द इंटरनल डिफरेंसेस इन डिफरेंट जेंडर्स बिकम अपीरेंट। ऑप्शन नंबर पहला बोल रहा है कि जो फीटस के एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो अपीयर होने लग जाता है। कब होता है? ये होता है जो फीटस के एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं वो 16 से लेकर 20 वीक के बीच के अंदर अपीयर होने लग जाते हैं। 16 to 20 वीक्स 16 to 20 वीक के आसपास अपीयर होने लग जाते हैं। और ऑप्शन नंबर सेकंड बोल रहा है द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इन फीटल ग्रोइंग, यानी फीटल ग्रोइंग का डिफरेंशिएशन कब होना स्टार्ट होता है? ये होता है लगभग 9th वीक के आसपास, यानी 9th वीक के आसपास इनका डिफरेंशिएशन होने लगता है फीटल ग्रोइंग का।
ऑप्शन नंबर थर्ड बोला द फीटल टेस्टिस आर डिसेंडेड इन स्पेटल सेक, एंड जो फीटस के टेस्टिस होते हैं ना वो स्पेटल सेक के अंदर तब डिसेंडेड होते हैं, तो वो ये होते हैं भाई साहब 38 वीक के एंड ऑफ 38 वीक, यानी 38वें वीक के एंड के अंदर टेस्टिस होते हैं वो स्पेटम के अंदर डिसेंड हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बोल रहा है where internal differences in the different gender can be genders becomes apparent, ये होता है 7th वीक के आसपास, सॉरी 7th वीक के आसपास इनका डिफरेंशिएशन होता है इंटरनल जेनेटाइलिया का। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 16 वीक की गेस्टेशन, तो 16 वीक के 16 टू 20 वीक के आसपास जो फिटस का जो एक्सटर्नल जेनेटाइलिया होता है ना वो इतना डेवलप हो सकता है कि आप बाहर से देखकर अपनी आंखों से देखकर बता सकते हो कि आपकी जो औलाद होने वाली है वो लड़का होगा या लड़की। तो ऑप्शन नंबर पहला इस करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर फोर्थ बढ़ते हैं आज का। ऑप्शन नंबर फोर्थ बोला था मैथ इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट हु इज 38 वीक गेस्टेशन, नॉट डेट द फिटल हार्ट रेट इज 174 बीट्स पर मिनट on the basis of this finding what is the priority nursing action। क्वेश्चन को वापस समझते हैं हम। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप नर्स हो, आपने एक क्लाइंट आई है आपके पास, यानी ओबीजी वाली भैंसी है जिसको 38 वीक का गेस्टेशन है, यानी 38 वीक की प्रेगनेंसी के साथ आई है और आपको उसको असेसमेंट कर रहे हो और ऐसा आपने असेस किया कि उसकी फिटस है, उसकी जो फौलाद की औलाद है उसके अंदर उसकी हार्ट रेट यानी फिटस की हार्ट रेट आई है 170 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब होता है भाई साहब जो 170 बीट्स पर मिनट होती है ना, इसका मतलब है कि फिटस डिस्ट्रेस के अंदर है, यानी फिटल डिस्ट्रेस की कंडीशन को शो कर रहा है ये, फिटस डिस्ट्रेस को शो कर रहा है, यानी फिटल डिस्ट्रेस को शो कर रहा है। और नॉर्मल हार्ट बीट होती है फिटस की वो होती है 110 टू 160 बीट्स पर मिनट होती है। तो इसका ऑप्शन करता है सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, तो आप इस फाइंडिंग को आप डॉक्यूमेंट करोगे। ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहा है नोटिफाई द ओबी, यानी डॉक्टर साहब को आप नोटिफाई करोगे। चेक द मदर्स हार्ट बीट, यानी आप मदर की हार्ट बीट को चेक करोगे। और ऑप्शन नंबर फोर्थ बोला है टेल द क्लाइंट डेट द फिटल हार्ट रेट इज नॉर्मल, आप क्लाइंट को बोलो कि आपकी फिटस की हार्ट रेट है वो नॉर्मल है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इनएप्रोप्रिएट है कि ये फिटस की हार्ट रेट है 170 बीट पर मिनट बता रहा है, तो ये फिटस की डिस्ट्रेस की कंडीशन को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इनएप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं चेक द मदर्स हार्ट रेट, यानी मदर की हार्ट रेट और फिटस की हार्ट रेट से, यानी फिटस की हार्ट रेट और मदर की हार्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन भी इनएप्रोप्रिएट है। नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन, यानी डॉक्टर साहब को आप नोटिफाई करोगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट बैठता है। और लाइक में आप इन फाइंडिंग्स को भी डॉक्टर साहब के कैमरे पे डॉक्यूमेंट करोगे, ये भी ऑप्शन थोड़ा बहुत एप्रोप्रिएट बैठता है, लेकिन प्रायोरिटी के आधार पर आप डॉक्टर साहब को ही इन्फॉर्म करोगे कि डॉक्टर साहब की जो बच्चे की हार्ट बीट है वो 174 बीट्स पर मिनट आ रही, तो आप इस कंडीशन को फिटल डिस्ट्रेस कंडीशन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आज हमारा लाइव क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। The math is conducting a prenatal class on the reproductive system। आप नर्स हो और prenatal class यानी reproductive system के ऊपर आपने prenatal class को conduct कर रही हो। When a client in the class asks why the fertilized ovum must stay in the fallopian tube for 3 days, what is the best response। यानी आपने क्लास ली और एक लड़की ने आप एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्यों बताइए आप बताइए क्योंकि कि जो फर्टिलाइज ओवम है ना वो फेलोपियन ट्यूब में 3 दिन क्यों रहता है, यानी 3 डेज क्यों रहता है स्टे इन फेलोपियन ट्यूब फॉर 3 डेज भाई। यानी एक स्टूडेंट ने पूछा, एक क्लाइंट ने पूछा कि आप फर्टिलाइज ओवम होता है ना वो फेलोपियन ट्यूब में 3 दिन क्यों रुकता है, यानी 3 डेज के लिए क्यों रुकता है। तो आपका कौन सा रेस्पॉन्स बेस्ट होगा उसके आधार पर आप आंसर बताइएगा। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। It promotes the fertilized ovum's chances of survival. It promotes
the fertilized ovum exposure to estrogen hormone and progesterone. It promotes the fertilized ovum's normal implantation in the top portion of uterus. It promotes the fertilized ovum's exposure to luteinizing hormone and follicular stimulating hormones. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एफएसएच और एलएच हार्मोन होते हैं, ये भाई साहब ओवुलेशन के टाइम के आसपास आते हैं, ये 14 डे के आसपास आते हैं, और जो एफएसएच होता है ना वो साइकिल के शुरुआत के अंदर ही आता है, को फॉलिकल्स द्वारा स्टिमुलेटेड होता है। इट प्रमोट सेकंड थर्ड ऑप्शन बढ़ते हैं, इट प्रमोट्स फर्टिलाइज ओवम्स नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑन द टॉप पोर्शन, यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइज ओवम होता है 3 दिन इसीलिए होता है क्योंकि इनकी जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है जो यूट्रस के टॉप पोर्शन में होता है उसको प्रमोट करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट बैठता है। और ऑप्शन नंबर सेकंड पे देखते हैं हम, इट प्रमोट द फर्टिलाइज ओवम एक्सपोजर टू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये इनएप्रोप्रिएट ऑप्शन है क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। इट प्रमोट द फर्टिलाइज ओवम चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ये भी इनकरेक्ट इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स या इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसीलिए करेक्ट हो जाता है क्योंकि जो फर्टिलाइज ओवम होता है ना फेलोपियन ट्यूब में 3 दिन इसीलिए रुकता है क्योंकि इनकी जो इम्प्लांटेशन के चांसेस होते हैं ना यूट्रस के टॉप पोर्शन में वो बढ़ जाते हैं या प्रमोट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतने ही काफी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।